हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पीवी शैली के वर्क के बारे में। पिछली क्लास में हमने जो है पीवी शैली के 1810 से लेकर 1817 तक के बीच में जितने भी इन्होंने वर्क लिखे थे उन वर्क की क्रिटिकल एनालिसिस के साथ उन वर्क को हमने पढ़ा और सारे वर्कों को हमने अच्छे से देखा कि कौन सा वर्क किस पे है। अगर आप लोग क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, पूरी प्ले लिस्ट शेयर की है और जिसमें आप जाकर पीवी शैली से रिलेटेड सारी क्लास आप अच्छे से देख सकते हैं। अब इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं पीवी शैली की 1818 से इन्होंने जो वर्क लिखे और अपनी लाइफ बाकी लाइफ में जो भी वर्क लिखे हैं और जो वर्क कुछ वर्क ऐसे भी हैं जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश करवाए गए। तो उन सारे वर्कों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और ठीक है, तो चलते हैं। क्योंकि देखिए पीवी शैली का जो सबसे मेन इन्होंने 1810 में अपना करियर चालू कर दिया था। उन्होंने उस ईयर में उन्होंने जैस्टोसी, सेंट इरविन जैसे 2 नॉवेल, पोस्टह्यूमस फ्रेगमेंट ऑफ मार्गरेट और ओरिजिनल पोइट्री बाई विक्टर एंड कैजाइन, ये 2 पोइट्री कलेक्शन इन्होंने लिखे और वहाँ से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन इनकी जो सबसे पहला फेमस वर्क जो होता है वो वर्क आता है 1815 में। 1815 में जब एलास्टर का पब्लिकेशन होता है 1816 में, 1815 में लिखते हैं और 1816 में पब्लिश होता है। तो वो वर्क इनका पहला इंपॉर्टेंट वर्क होता है और जिसे इनका स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। तो उनके बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। अब हम चल रहे हैं 1818 में, क्योंकि अब ये ईयर जो होता है 1818 से इनके वर्क की तो बाढ़ आ जाती है, एक से एक अच्छे अच्छे वर्क लिखना चालू करते हैं। तो अब एक टाइम पीरियड जो है इनके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होने वाले हैं 1818 में। इनका जो पहला 1818 में जो इनका वर्क आता है ये वर्क होता है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम और ये वर्क जो होता है इस वर्क में 12 पार्ट्स होते हैं और इसमें कुल मिला के 4818 लाइन्स हुआ करते हैं। और इस वर्क को इन्होंने डेडिकेट किया था अपनी वाइफ मैरी शैली के लिए, ठीक है ना। और ये वर्क जो है जो इनका लव एंड सिंथिया वर्क था, लव एंड सिंथिया वर्क था, ये उसी वर्क का नेक्स्ट एडिशन हुआ करता था। मतलब लव एंड सिंथिया जैसे कोई वर्क लिखा जाता था, प्रीफेस रिजिका बैलेट लिखा था तो रिजिका बैलेट के आगे उन्होंने प्रीफेस टू रिजिका बैलेट पब्लिश करवाया था। उसी का लव एंड सिंथिया का नेक्स्ट है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम और इसमें कुल मिला के 12 पार्ट है और जिसमें जो है 418 लाइन है, 8018 लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद 1818 में अगला वर्क आता है ओजीमोंडियस। ओजीमोंडियस का वर्क आता है, एक सोनेट होती है, एक सोनेट होती है। इस सोनेट को लिखा जाता है फरो रामसेस सेकंड के लिए। ये जो ओजीमोंडियस जो वर्क है, ये ओजीमोंडियस वर्क जो है फरो जो इजिप्ट के में फरोज थे, वहाँ के जो किंग होते हैं जिन्हें फरो बोला जाता था, वहाँ के फरो रामसेस सेकंड के लिए लिखी गई है। और इस वर्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि ये वर्क जो लिखा गया है इसको एक कंपटीशन लिखा गया है। इनके एक फ्रेंड थे हॉरेस स्मिथ, जिसमें हॉरेस स्मिथ और ये जो है दोनों लोग वर्क लिखा करते थे कि तुम अच्छे वर्क लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, तुमने एक वर्क लिखा तो मैंने उसके बदले में एक वर्क लिखा, ठीक है ना। तो इसी वर्क ओजीमोंडियस जो सोनेट थे ये हॉरेस स्मिथ से कंपटीशन के समय में लिखी गई थी। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है उसकी राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी ए सी डी सी और ई एफ, ठीक है। ए बी ए सी डी सी ई एफ। इसमें जो है ए ऑक्टेव है और ए सिस्टेम, ठीक है। इस तरह इनका 1818 में दूसरा वर्क इंपॉर्टेंट वर्क आता है। उसके बाद 1818 में इनका तीसरा जो इंपॉर्टेंट वर्क आता है वो आता तीसरा वर्क जो आता है वो आता है रोजालिंड एंड हेलेन। रोजालिंड एंड हेलेन ये वर्क आता है इनका।
उसके बाद 1819 ईयर आता है। 1819 में इनकी जो ट्रेजिडी आती है, जो पहली ट्रेजिडी होती है इनकी द सेंसी आती है, जो कि 5 एक्ट में होती है। जिसमें कितनी होती है? जिसमें 5 एक्ट हुआ करते थे। अब देखिए इसमें सेंसी में क्या है, सेंसी जो इनका एक वर्क था, सेंसी जो वर्क था, ये वर्क एक बात है, ऐसा वर्क है जो कि इनकी लाइफ टाइम में, जिसका सेकेंड एडिशन पब्लिश होता है। इनका सेकेंड एडिशन जो है सेंसी का सेकेंड एडिशन जो है इनकी लाइफ टाइम में पब्लिश होता है। एक बात है, एक वर्क है, नहीं जो अभी तक इनका एक वर्क ऐसा नहीं था कि जो इनकी लाइफ टाइम में जिसका सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ हो। और इसमें देखिए क्या है कि इसमें सेंसी, इसमें इस वर्क में क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है सेंसी में, सेंसी क्वीन है, किंग है। सेंसी क्या है? एक किंग है। और इनकी वाइफ है, इनकी जो वाइफ है, वाइफ जो है इनकी, उनका नाम है ल्यूक्रेसिया। ल्यूक्रेसिया इनकी वाइफ है, ठीक है ना। और इनकी जो है 2 लड़के और 3 लड़की हैं। इनके जो बच्चे हैं वो हैं बीट्राइस, जो कि क्या है? एक डॉटर है, ये इनकी डॉटर है बीट्राइस, और बीट्राइस की डॉटर है। दूसरा इनका लड़का है गियाकोमा, एक सन है। और तीसरा सन जो होता है वो है बर्नार्डो। तीसरा सन जो है इनका, उनका नाम है बर्नार्डो। ये तीसरा सन है इनका, बर्नार्डो। और इनका एक जो है लवर है, बीट्राइस का एक लवर है जिसका नाम है ऑर्सिनो। जिसका नाम क्या है? ऑर्सिनो। और इसमें कुछ स्टोरी इस तरह की होती है कि सेंसी जो है, सेंसी के दोनों लड़के जो हैं, ये दोनों लड़के मर जाते हैं। गियाकामो और बर्नार्डो जो है मर जाता है। ये बहुत ही क्रूर स्वभाव का व्यक्ति होता है, क्रूअल व्यक्ति होता है। सेंसी बहुत क्रूअल व्यक्ति होता है। तो ये दोनों बच्चों को मरवा देता है, दोनों लड़कों को ही मरवा डालता है। गियाकोमो और बर्नार्डो को मरवा देता है। ये अपनी इच्छा के लिए, अपनी जरूरतों के लिए किसी प्रकार की कोई मतलब वो नहीं करता, किसी को नहीं सहन करने वाला व्यक्ति है। जो भी हो बस रास्ते से हट जाए। जैसे किंग जोंग है नॉर्थ कोरिया के, उन्हीं की तरह हमको लगता है, उन्हीं की तरह रहे होंगे। तो एक एक्सपायर हो जाते हैं तो ये दोनों एक पार्टी रखता है, इनकी दोनों की डेथ पर पार्टी रखता है। उस पार्टी में ल्यूक्रेसिया और बीट्राइस रहते हैं। और तो इन दोनों लोगों को पार्टी में पता लगता है कि पार्टी जो है हमारे दोनों, बीट्राइस को पता लगता है कि हमारे दोनों भाइयों की मृत्यु पर, डेथ पर हमारे पिताजी ने एक पार्टी रखी है। एक ट्रेजिडी होती है। ये वर्क कैसा है? एक जो है एक ट्रेजिडी होता है, ठीक है ना, एक ट्रेजिडी है। तो इसमें जो है आपसे केवल, इसमें जो है ये वर्क जो है, जो ये प्ले जो थे, ये प्ले जो सेंसी प्ले है, एक क्लोजिक ड्रामा है। कैसा ड्रामा है? क्लोजिक ड्रामा था। क्लोजिक ड्रामा का मतलब है एक ड्रामा जो लिखा गया था इस उद्देश्य से लिखा गया था। इसका क्लोजिक ड्रामा ऐसे ड्रामा को कहते हैं जो कि लिखे जाते हैं, केवल प्ले करने के लिए नहीं लिखे जाते हैं, जिनको जो है एक्टिंग करने के लिए नहीं लिखा जाता है। इन फिल्मों को जो है केवल पढ़ने के उद्देश्य से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सेंसी जो है ऐसा एक प्रोजेक्ट ड्रामा था जो जिसका सेकेंड एडिशन की लाइव में पब्लिश हुआ। और इसमें कैरेक्टर है सेंसी है, उनकी वाइफ ल्यूक्रेसिया है, इनकी एक लड़की है बीट्राइस जिसका लवर ऑर्सिनो होता है, और इनके 2 लड़के हैं गियाकोमो और बर्नार्डो। ये दोनों बच्चे जो है इनके एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका वर्क है, ये इनका, ठीक है ना। इस कैरेक्टर, इस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं, आगे नोट भी कर लेंगे तो आपके लिए आगे फायदेमंद रहेंगे। अगला वर्क जो है इनका 1819, ठीक है। उसके बाद 1819 में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आता है, ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड इनका वर्क आता है, ओड टू वेस्ट विंड आता है। ये वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका। और इसमें जो है कुल मिला के 5 पार्ट्स होते हैं। इस वर्क के कुल मिला के 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। और हर पार्ट में जो है 4 स्टैंजा होते हैं, 4 स्टैंजा होते हैं जो कि ट्रेजर रिमम होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेजर रिमम होते हैं।
और एक जो है एक कपलेट होता है। एक क्या होता है? एक कपलेट होता है। तो कुल मिला के इसमें 5 पार्ट है। तो 4 तेजरिमा मतलब 3 4 12 और 2 40 कितना हुआ? 3 4 3 लाइन के 4 स्टेंजा, 4 स्टेंजा तो कितने हुए? 12 और एक कपलेट तो 2 लाइन का कपलेट तो कितने हुए? 14 लाइन हुए। तो इसमें कुल मिला के 5 पार्ट थे। तो कुल मिला के इस वर्क में इनकी 60 लाइनें थी। कितनी लाइन थी? कुल मिला के इसमें 60 लाइन्स है। ओड टू वेस्ट विंड में कुल मिला के 60 लाइन्स है। और ये वर्क जो है 1890 में लिखा जाता है और पब्लिश होता है 1820 में पब्लिश होता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या? तो 1890 में अगला जो वर्क आता है, ये वर्क आता है इंग्लैंड इन 1819। इंग्लैंड इन 1819 में वर्क आता है। ये जो होती है एक सोनेट होती है। जो होती है ये वर्क जो होती है एक ये वर्क क्या होता है? एक सोनेट होती है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी ए बी ए बी और सी डी सी डी सी सी डी डी। ये जो है इसकी राइमिंग स्कीम है। इंग्लैंड इन 1819 की ये राइमिंग स्कीम है। ए बी ए बी ए बी सी डी सी सी डी डी। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। लेकिन ये जो वर्क जो पब्लिश होता है, ये वर्क जो पब्लिश होता है 1839 में होता है। और इस वर्क में सबसे मेन खासियत ये है कि इस वर्क में इंग्लैंड इन 1890 में इसमें जो है वहाँ के जो राजतंत्र हैं, वहाँ के जो किंग हैं, उनके बारे में काफ़ी अच्छे से मतलब काफ़ी बुरा चित्रण किया गया, उनके बारे में लिखा गया है कि मतलब इन्होंने अपनी पूरी भड़ास जो अपने दिमाग में इनकी जितना मन में भरा हुआ था वो सारी चीज़ें इसमें इंग्लैंड इन 1819 में निकाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद 1820 वर्क आता है। 1820 जो आता है 1820 में ये में लिखते हैं पीटर द वेल। पीटर द वेल आता है और सॉरी द थर्ड ये वर्क आता है ना, पीटर वेल द थर्ड वर्क आता है। ठीक है ना। और इस वर्क को कहते हैं कि ये वर्क जो एक वर्क जो होता है ये वर्क भी 1813 में और 1839 में ये वर्क भी पब्लिश होता है। अब 1820 में अगला वर्क आता है प्रोमेथियस अनबाउंड वर्क आता है। ये वर्क में जो है 4 एक्ट होते हैं। कितने एक्ट होते हैं इस वर्क में? प्रोमेथियस अनबाउंड में कितने पार्ट होते हैं? 4 एक्ट होते हैं। ये भी कैसा ड्रामा है? एक ट्रोजिक ड्रामा है। कैसा ड्रामा है? एक ट्रोजिक ड्रामा हुआ करता था। अब इसके बाद अगला 1820 में इनका वर्क आता है। 1820 में अगला वर्क जो आता है इनका वो होता है वर्क 1820 में जो अगला वर्क आ रहा है इनका आ रहा है टू आ स्काई लार्क। ये वर्क में टू आ स्काई लार्क वर्क जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है ना। ये वर्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। और इसमें देखिए क्या है कि इसमें कुल मिला के 21 क्विंटल है। 21 क्विंटल कितने वर्क है? 21 क्विंटल। क्विंटल का मतलब होता है 5 लाइन का स्टेंजा। क्या होता है? 5 लाइन का स्टेंजा। क्विंटल का मतलब होता है 21। क्विंटल का मतलब है कि 5 लाइन का स्टेंजा। तो मतलब कुल मिला के 105 लाइन्स होती है। कितनी लाइन होती है इसमें? 105 लाइन्स होती है। देखिए इसमें जो 5 लाइन है ये पोर टाची ट्रीमीटर होती है। मतलब इसमें जो सिलेबल होता है वो टॉर्ची का होता है और ट्रीमीटर मतलब तीन टॉर्ची के सिलेबल होते हैं। ठीक है ना। इसको आप सिलेबल वाले चैप्टर में आप देखेंगे। तो अगर आप सिलेबल नहीं जानते हैं तो सिलेबल बाई विपिन सर आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको क्या EMB क्या होता है, टॉर्ची क्या होता है, फायरिंग क्या होता है, स्पॉन्डी क्या होता है, सारे जो है हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। और देखिए इसमें जो होता है
इसमें ये होता है कि इसमें जो सिलेबस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब पहले जो है हाई सिलेबस होता है, फिर उसके बाद लो सिलेबस होता है, ठीक है ना। इसको बारे में आप सब देखेंगे तो मतलब समझ में आएगा। और इसमें कुल मिला के 3 सिलेबस होते हैं, तो मतलब 3 तो 2-2 के सिलेबस होते हैं, 3 बार है चौची को 3 बार यूज किया गया है, चौची को 3 बार यूज किया गया है। तो दो सिलेबस का 2 या 6 सिलेबस होते हैं, कितने होते हैं 6 सिलेबस। तो मतलब एक बात है कि 4 लाइनें जो होती हैं, इसके बाद अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता होगा, हम जान रहे हैं कि सिलेबस समझना बहुत आसान काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो सिलेबस समझने के लिए आप सिलेबस वाइज विपिन सर आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, उसमें बहुत ही अच्छे से हमने उसको समझाया है। तो इसमें देखिए 4 ट्रॉची ट्रीमीटर है, और जो 5वीं लाइन होती है वो 5वीं लाइन जो होती है उसे लिखा जाता है इएम्बिक हेक्सामीटर लिखते हैं, उसे इएम्बिक हेक्सामीटर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसका जो है ये 5 लाइन बन जाती है, ठीक है ना। आप देख लीजिए कुल मिला के 2 स्काईलार्क में 21 क्विंटन होता है, क्विंटन मतलब 5 लाइन। तो 5 लाइनें कैसी हैं, जो पहली 4 लाइनें होती हैं हर स्टैंजा की, जो पहली 4 लाइनें हो वो ट्रॉची ट्रीमीटर में लिखी गई है, और जो 5वीं लाइनें वो इएम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई हैं। और इस तरह मिला के इस वर्ग में इनकी 105 लाइनें हैं, ठीक है ना। अगला वर्ग का हम चल रहे हैं, अगला वर्ग जो आता है इनका 1820 में, ये वर्ग आता है टू क्लाउड। 1820 में इनका जो अगला वर्ग आता है ये वर्ग है टू क्लाउड वर्ग आता है। ये भी जो है एक पोयम होती है और काफी अच्छी पोयम ये भी है, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो वर्ग आ रहा है इनका, ठीक है। इसके बाद 1820 के बाद इनका 1821 में इनका जो वर्ग आता है एडोनिस आता है, एडोनिस आता है, ठीक है। और इसके बारे में तो आप जानते हैं कि ये वर्ग जो है जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया था, एक मॉर्निंग सॉन्ग है, ठीक है ना। उनके एक वर्ग जो है जॉन कीट्स को डेडिकेट किया गया है, उनकी मृत्यु पर लिखा गया है। इस वर्ग में जो है कुल मिला के 55 स्पेंसरियन स्ट्रेंजा होते हैं, 55 स्पेंसरियन स्ट्रेंजा होते हैं। और ये 55 स्ट्रेंजा का मतलब होता है कि 9 लाइन का स्ट्रेंजा, 9 लाइन का स्ट्रेंजा। तो इसमें 55 लाइनें हैं, तो 55 लाइन का मतलब है कुल मिला के 495 लाइन्स इसमें बनती है, 495 लाइनें इसमें बनती है, ठीक है ना। ये वर्ग इनका है। एडोनिस में हमने बताया था कि एडोनिस में ही 30 से लेकर 35 स्टेंजर तक जो है इसमें दिखाते हैं कि कैसे जो है सेली, वायरन, हंट और ये लोग जो है इनकी मृत्यु पर, जॉन कीट्स की मृत्यु पर क्या करते हैं, रोते हैं, बिलाप करते हैं। उसके बाद आगे जो है 38 से 41 स्टेंजर तक दिखाते हैं कैसे जो है जब जॉन कीट्स हेवन में पहुंचते हैं, इटर्निटी में पहुंचते हैं, इटर्निटी में तो वहाँ पर चैटरसन होते हैं, हाँ, सिडनी होते हैं, सर फिलिप सिडनी वगैरह होते हैं। ये लोग जो है कैसे उनका जो है ग्रीट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, एक महान पोएट आता है तो उसकी स्वागत करते हैं, ऐसा चीज़ उन्होंने दिखाया है। मतलब ये सारा वर्क समझ में है 1821 में। उसके बाद इनका जो लास्ट 1822 जो है इनकी लाइफ, ये वही ईयर है जिस ईयर में इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु जो है इनकी मृत्यु जो होती है वो 8 जुलाई 1822 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी 1822 में एक वर्क लिखते रहते हैं, द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ लिखते हैं। ये क्या है, ये इनका जो है ये वर्क जो है इनका अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है, इस वर्क को इनका अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है। और इस लाइन अनफिनिश्ड है और इसमें कुल मिला के 548 लाइनें होती हैं। और ये वर्क जो है ट्रेजर में लिखा गया है, ट्रेजर में लिखा गया, ठीक है ना। तो ये वर्क ट्रेजर में लिखा गया है। इस तरह जो है 1822 में। अब कुछ वर्क ऐसे हैं
जो वर्ग इनके मिनट बाद पब्लिश होते हैं और जिस वर्ग के बारे में बहुत अच्छे से आदमी को जानकारी भी नहीं है कि ये वर्ग कब लिखा गया, लेकिन एक अंदाज लगाया जाता है कि शायद इस ईयर में, जैसे कि 1821 में अंदाज लगाया जाता है कि इनका जो वर्ग है द डिफेंस ऑफ पोइट्री आता है, द डिफेंस ऑफ पोइट्री आता है। ये वर्ग जो है इस वर्ग इनका जो है इस वर्ग इनका पोइट्री के ऊपर लिखा गया वर्ग है, लिटरेचर के ऊपर लिखा गया वर्ग है। एक बात है कि इनके एक साथी पोइट थे, इनके एक फ्रेंड थे थॉमस लव पीकॉक। थॉमस लव पीकॉक ने एक वर्क लिखा था जो पोइट्री को लेकर 4 एजेस ऑफ पोइट्री, 4 एजेस ऑफ पोइट्री वर्क लिखा था। उस वर्क में क्या था कि उस वर्क में जो भी उन्होंने अपना विश्लेषण किया था पोएम के बारे में, पोएम को जैसे उन्होंने शो किया है उस चीज़ के बारे में, तो इन्होंने उसको पढ़ा तो उसके रिव्यू में मतलब ऐसे होता है ना, जैसे कोई भी पढ़ता है तो पढ़ने के बाद अपने विचार प्रकट करने के लिए, तो उन्होंने उसको पढ़ने के बाद इन्होंने अपने जो विचार रखे हैं वो उस वर्क उसी जो द डिफेंस ऑफ पोइट्री का उस वर्क का द डिफेंस ऑफ पोइट्री, इन्होंने मतलब उसमें जो उन्होंने पोइट्री का आक्रामकता मतलब पीकॉक ने पोइट्री को आक्रामकता के साथ दिखाया है कि पोइट्री कैसे जो है ऐसा है, ये सब चीज़ दिखाया। तो इन्होंने उसमें पोइट्री का बचाव करते हुए पोइट्री को काफ़ी अच्छे से मतलब विस्तार से बताया कि पोइट्री ऐसी चीज़ें होती है। इसी में इन्होंने बताया है कि पोएट, इसी वर्ग में इन्होंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, पोएट इज एन एक्नॉलेज ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ सोसाइटी। इनका मानना रहता है इस वर्ग द डिफेंस ऑफ पोइट्री वर्ग में के माध्यम से इन्होंने बताया अपने विचार रखे कि जो पोएट होता है इस समाज को कहीं ना कहीं कोई राय दिखाने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि कईयों का कहना है कि जो पोएम होती है, पोइट्री जो होती है, उसमें पोएट जो होता है वो कल्पना करता है। पोएट क्या करता है? पोएट कल्पना करता है और उस कल्पना के माध्यम से समाज को एक राह दिखाने की कोशिश करता है, एक अच्छी राह दिखाने की कोशिश करता है, और जो कि जिसकी वजह से आने वाले समय में समाज उसी पर चलने लगता है। जैसे इनके कहने एक से एग्जाम्पल स्वरूप समझते हैं, तो जैसे कभी पुराने समय में पोइट्री पढ़ते थे हम, तो पोइट्री पढ़ते थे उसमें दिखाते थे कि भाई परियों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो परियों में दिखाते हैं कि परियां जो है उड़ रही हैं, आसमान में उड़ रही हैं, ऐसा पानी में तैरती हैं। जब कोई भी न पानी में तैरने वाला कोई उतना बढ़िया साधन था, ना हवा में उड़ने वाला कोई साधन था, कुछ हमारे पास कोई भी मीन्स ऐसे नहीं थे। तो मतलब परियों ने ऐसे दिखाया, तो लोगों ने भाई समाज के जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने इसके बारे में सर्च करना चालू किया कि भाई ऐसा है, कल्पना है तो कल्पना की खोज शक्ति करना चाहिए। इसी तरह पहले समय में दिखाते थे कि ऐसे बैठ के आँख मूंद लिए बस बात कर लेते थे, तो एक रास्ता तो उन्होंने दिखाया ना, तो एक रास्ता दिखाया, आज रास्ता उसी का रास्ता एक आ गया। जैसे आप देखते हैं पीवी शैली ने अपने वर्क में जो है जो क्वीन मैप वगैरह वर्क है, उस वर्क में इन्होंने कितना बढ़िया दिखाया है कि मतलब डेमोक्रेसी के बारे में दिखाया है कि मतलब चारों तरफ राजतंत्र से लोग दुखी हैं। जिसमें पोएम लिखी गई थी उसमें पूरी दुनिया में लगभग राजतंत्र हुआ करता था, कुछ ही एरिया थे जहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई थी, नहीं तो बाकी तो हर जगह यही था। लेकिन जब ये वर्क लिखते हैं तो ये दिखाते हैं कि दुनिया कैसे मतलब राजाओं के अत्याचारों से दुनिया कैसे जूझ रही है, लोग कैसे कराह रहे हैं, और फिर डेमोक्रेसी दिखाते हैं, भविष्य दिखाते हैं कि भविष्य में लोगों को आज़ादी मिलेगी, ऐसा होगा वो होगा, और आज भविष्य देख लीजिए आप लोगों के सामने। तो इस तरह इनका वर्क था कि इनका जो काम था, ये कहते थे कि पोएट क्या है, पोएट जो है एक अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ सोसाइटी होते हैं, मतलब समाज को बनाने वाले, समाज के एक मतलब छिपे हुए जो है ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो लोगों की जानकारी में नहीं आते, एक ऐसे समाज के निर्माता होते हैं। और इनका एक यूँ वर्क था, इनका एक कोई कोट से भी था कि पोएट हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोरल इम्प्रूवमेंट, मतलब कहते हैं कि पोइट्री की एक जिम्मेदारी होती है कि लोगों की मोरलिटी को अच्छा किया जाए, लोगों की मोरल जो गतिविधियाँ हैं, मूवमेंट है, उसको एक क्या किया जाए अच्छा, मतलब इनका एक पोएम जो लिखना चाहिए, पोएम ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों का मोरल विकास डेवलपमेंट। तो ये वर्क जो है इन्होंने द डिफेंस ऑफ पोइट्री में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने पढ़ा कि इसमें जो द डिफेंस ऑफ पोइट्री वर्क है, इस जो एक पब्लिश होता है 1840 में पब्लिश होता है, 1840 में पब्लिश होता है, जिसको इनकी वाइफ मैरी शेली ने पब्लिश करवाती है, लंदन मैगजीन में पब्लिश करवाती है, और लंदन मैगजीन के जो पब्लिशर होते हैं वो एडवर्ड मैक्सन हुआ करते थे। उसके बाद इनका 1824 में एक वर्क पब्लिश होता है, 1824 में एक वर्क पब्लिश होता है, लेकिन इसको लिखने के बाद नहीं बता सकते। 1820 में एक वर्क पब्लिश होता है, जूलियन एंड मेडिल्डा।
जूलियन एंड मैटिल्डा, इनका एक वर्ग एक भी आता है, पब्लिश होता है। ये सारे वर्ग जो इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश होते हैं, ये सारे वर्ग इनकी वाइफ मैरी शेली पब्लिश करवाती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। जूलियन मैटिल्डा एक इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और इसमें कुल मिला के 617 लाइनें हैं, 617 लाइनें हैं। और जूलियन एंड मैटिल्डा में जूलियन जो है शैली, खुद के सिंबल होते हैं, खुद के प्रतीक होते हैं जूलियन, और मैटिल्डा जो होते हैं वायरन होते हैं, लॉर्ड वायरन हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद इनका अगला इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है और उसके बाद इन्होंने कुछ एक वर्क भी लिखे हैं जो कि मतलब कुछ वर्क इन्होंने ट्रांसलेट भी किए हैं। कुछ वर्क ऐसे हैं जिसको इन्होंने ट्रांसलेट भी किए हैं, जैसे एक ड्रामा है, एक इनका ड्रामा था, हिस्टोरिकल ड्रामा था। जो हिस्टोरिकल ड्रामा था इनका हिस्टोरिकल ड्रामा है चार्ल्स फर्स्ट। ये इनका जो है एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, ठीक है। उसके बाद इनका एक ट्रांसलेट वर्क भी है जिसका नाम कहा जाता है, जो इन्होंने प्लेटो का एक वर्क है सिंपेसियम। प्लेटो का एक सिंपेसियम वर्क है, इसको इन्होंने क्या किया है, इसका इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है। इसका इन्होंने क्या किया है, इसका इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है, ठीक है। प्लेटो के सिंपेसियम वर्क का इन्होंने ट्रांसलेट भी किया था। और इसका एक और ड्रामा है इडिपस टायरनस, और ये वर्क जो है 2 एक्ट में आता है, 2 एक्ट में ये वर्क आता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क और भी हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक। इनके कुछ और भी वर्क हैं जिसके बारे में कुछ डेट वगैरह तो नहीं कंफर्म है, लेकिन आप लिख सकते हैं। जैसे इनका एक वर्क है द वांडरिंग ज्यूस द वांडरिंग जूस, इनका एक वर्क आता है द वांडरिंग जूस आता है। दूसरा इनका वर्क एक और भी पोएम है कि इनका वर्क है द इंडियन सेरेनेड, इनका वर्क आता है। तीसरा इनका है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाई, और एक वर्क इनका है टू नाइट वर्क आता है। एक इनका है वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, एक पोएम इनकी, ये सब पोएम है, ये सब पोएम है इनकी। द लाइन रिटन अ मैनी द यूगोरियन इल्स एंड एड्रेस टू द पीपल, इस तरह के कुछ वर्क है, ठीक है ना। तो इस हमने जो है 2 क्लास के माध्यम से, एक पिछली क्लास और एक इस क्लास के माध्यम से पीवी शैली के सारे वर्कों के बारे में हमने, जो इनका 12 ईयर का जो इनका कैरियर था 1810 से लेकर 1822 तक इनका जो कैरियर था, उस कैरियर में हमने इन्होंने जो भी वर्क लिखे उन सारे वर्कों के बारे में हमने एक शॉर्ट एनालिसिस भी किया और उन सारे वर्कों को हमने समझाया है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं हम आपसे पीवी शैली की एक नई क्लास के साथ, जिसमें पीवी शैली से रिलेटेड कुछ और नए टॉपिक लेकर आएंगे।